एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं प्री एनसीईआरटी सीरीज। तो ये प्री एनसीईआरटी का मतलब क्या है? एनसीईआरटी से जो पहले करना है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा, राइट? तो ये जो हमारी वीडियो सीरीज है इसमें पहले आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है। क्यों? क्योंकि वो हमारी मदद करेगा प्राइमिंग में। प्राइमिंग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले मोहनजोदारो मूवी देखी हुई है तो आप इस चैप्टर से रिलेट कर पाएंगे, आपको ऑलरेडी कोई नॉलेज है। तो सिमिलरली ये जो सारे हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं, जब आप इन वीडियोस को देख के एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो A1 तैयारी हो जाएगी, आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ में आएगी, राइट? तो आज की वीडियो में वील बी कवरिंग चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। पूरी A to Z एक्सप्लेनेशन, कोई भी टॉपिक स्किप नहीं किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दो चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सिंस आप क्लास 12th में हैं तो हिस्ट्री का नाम सुनते ही आपको क्या होता होगा? पैनिक होता होगा, डर लगता होगा, फियर अराइज होता है ना। हमें कहीं ना कहीं डर लगता है 3-3 किताबें देख के, ऊपर से इतनी बोरिंग, राइट? सो आई टोटली गेट इट। जब मैं 12th में थी मुझे भी ये फियर था, बट ट्रस्ट मी कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अपने दिमाग से ये फियर जो है इसको निकाल दो, नॉक आउट कर देंगे इस फियर को, क्योंकि कुछ भी नहीं है। जब जब आप वीडियोस देखेंगे, सीरीज कंप्लीट करेंगे, एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट देखेंगे, सब कुछ ऐसे क्लियर हो जाएगा, राइट? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। हिस्ट्री केवल कीवर्ड्स पे हमें ध्यान देना है और एनसीईआरटी पे चिपके रहना है, स्टिक करना है, राइट? बाहर की फालतू नॉलेज नहीं लेनी क्योंकि वो हमारे काम नहीं आएगी फॉर बोर्ड्स एंड सीयूईटी। क्लियर? सो बिल्कुल भी फियर नहीं लेना है हिस्ट्री को लेके, बहुत इजी है, मैं हूं, करवा दूंगी, सब हो जाएगा, राइट? बहुत अच्छे। अब एक चीज जो हमारी है वो है कि हमारी जो क्लास 12 की हिस्ट्री है वो 3 बुक्स में डिवाइडेड है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, जिसे हम थीम 1, थीम 2 और थीम 3 बोलते हैं, राइट? चलो, तो एंशिएंट जो हमारी थीम 1 है उससे शुरुआत करेंगे, राइट? उसमें जो हमारा पहला चैप्टर है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बेस्ड, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, राइट? उसके बाद हम इवेंचुअली वैदिक एज के टाइम पे चलते हैं, राइट? देन वी मूव ऑन टू महाजनपदास, डिफरेंट किंगडम्स, फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म को स्टडी करते हैं, राइट? तो ये हमारा एंशिएंट का फ्लो रहेगा। मिडीवल में पहले हम फॉरेन ट्रैवलर्स कौन कौन आए थे उनके बारे में जानते हैं, उनके अकाउंट्स में क्या लिखा है। फिर भक्ति मूवमेंट एंड सूफिज्म का राइज देखते हैं, विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे, एंड मुगल एम्पायर में जो सोसाइटी और एग्रीकल्चर था वो कैसा था उसके बारे में जानेंगे। एंड मॉडर्न में हमारा आता है जब से ब्रिटिशर्स आए तो कैसे कैसे वी मूव्ड टुवर्ड्स गेनिंग आवर फ्रीडम एंड व्हाट ऑल वाज हैपनिंग। क्लियर? बहुत अच्छे, राइट? तो शुरुआत करते हैं आज अपनी एंशिएंट हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से, इंडस वैली सिविलाइजेशन। शुरू करने से पहले एक और जानकारी मैं देना चाहूंगी कि आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा, जहां पे मैं अगेन करियर रिलेटेड डालती हूँ, कोर्सेज, कॉलेज एडमिशंस रिलेटेड सब कुछ डालती हूँ। एंड हमारी वेबसाइट मिल जाएगी जहां पे रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड बहुत ही जल्दी लाइव क्लासेस भी आ जाएंगी। चलिए, तो ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। ब्रिक्स ईंटें, बीड्स आप कह सकते हैं एक काइंड ऑफ ज्वेलरी ऑर्नामेंट, एंड बोन्स जो लेफ्ट ओवर हमारा बोन्स है, राइट? हड्डियां हैं। तो ये क्या है? ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जिसके थ्रू हमने इस सिविलाइजेशन के बारे में काफी कुछ जाना। तो चलिए शुरू करते हैं। द हड़प्पन सिविलाइजेशन, मैंने तो आईवीसी बोला, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये हड़प्पन क्या है तो अभी जानेंगे कि क्या क्या डिफरेंट नेम्स हैं इस सिविलाइजेशन के। चलिए, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हड़प्पा वो पहली सिटी थी जो खुदाई होके हमने डिस्कवर करी, एक्सकवेट करी, राइट? खोदना, एक्सकवेट करना जो आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढते हैं, राइट? तो हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी, पहली वो साइट, राइट? सिटी नहीं, साइट, फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड इन द ईयर 1921। तो 1921 में पहली जो हमें साइट मिली सिविलाइजेशन की वो थी हड़प्पा। ठीक है जी, बहुत अच्छे। अब ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का क्या मीनिंग है? देखो, जो प्री हिस्टोरिक एरा है, चलते हैं जरा यहाँ पे, देखिए जरा। प्री हिस्टोरिक एरा जो थी उसमें पेलियोलिथिक एज थी जिसको ओल्ड स्टोन एज या फिर आइस एज बोला गया है। फिर मीजोलिथिक एज आई, मीजो यानी कि ओल्ड से
मिडल स्टोन एज इसको बोला गया, नियो यानी कि न्यू स्टोन एज इसे बोला गया। फिर आई चाल्कोलिथिक एज जिसमें कॉपर का यूज होने लगा, जिसको कॉपर स्टोन एज बोला गया। फिर साउथ में मेगालिथिक एज चल रही थी जो कि आयरन एज है। इसके बाद जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज बोला गया है, जहां पे ब्रॉन्ज का ज्यादा यूज किया गया था, राइट। क्लियर, गोल्ड सिल्वर भी उपलब्ध थे, यूज था, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव यूज ब्रॉन्ज इंस्ट्रूमेंट्स का, टूल्स का किया गया था। क्लियर है, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। तो ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, हमने समझ लिया। हड़प्पा फर्स्ट साइट थी जो एक्सकवेट करी गई 1921 में, ये भी हमने समझ लिया, बहुत अच्छे। अब क्या पीरियड था इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड था 3300 to 1300 BCE, राइट। इस पीरियड को भी हम फर्दर डिवाइड करेंगे, ब्रेक करेंगे, ठीक है, वो अभी आगे चल के पढ़ेंगे। ये क्लियर है, 3300 to 1300 BCE, राइट। 3300 यानी कि दूर है, 1300 पास है, राइट। जितना आपका BC कम होगा उतना ज्यादा पास है मीनिंग, राइट। एंड फिर जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट सेंचुरी की, फर्स्ट सेंचुरी का मीनिंग क्या है, 100 BCE यानी कि मोर क्लोजर टू टुडे, राइट। अभी क्या चल रहा है, AD चल रहा है, बहुत अच्छे। चलिए, The Indus Valley civilization is also named the Harappan civilization after Harappa. After Harappa यानी कि हड़प्पा के नाम पे इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। इंडस वैली क्यों बोला जाता है अभी जानेंगे, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो कहाँ पे थी, किसके आसपास फैली हुई थी, इंडस रिवर के आसपास, इंडस यानी कि सिंधु नदी के आसपास, राइट। तो हड़प्पन पीरियड को सबसे इंपॉर्टेंट ये हड़प्पन पीरियड किस लिए है, क्योंकि ये पहली अर्बनाइजेशन थी इंडिया में, फर्स्ट अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन थी ये। देखो, हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ साथ ना आपकी इजिप्टियन, चाइनीज और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कंटेम्पररीज थी, यानी कि ये सारी साथ में एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पे। किस टाइम पे, इस पीरियड के बीच में, ठीक है। मेसोपोटामियन कौन सी है, अभी आगे आएगा, इसीलिए पता होना चाहिए, ईरान वाली, ठीक है, ईरान के अराउंड जो थी। क्लियर, ये तीनों जो सिविलाइजेशन है ये एग्जिस्ट करती थी अलोंग विद इंडस वैली सिविलाइजेशन। समझे बात, क्लियर। तो वी हैव 4 सिविलाइजेशंस जो सेम टाइम पे एग्जिस्ट करती थी, लेकिन सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड कौन सी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अर्बनाइज्ड यानी कि डेवलप्ड। क्लियर, कैसे वो अभी हम आगे देखेंगे। आई होप यहां तक जिस सबको समझ में आ गया, आगे चलते हैं। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ये देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमारा मैप, राइट। अभी हम देखेंगे जो सिंधु नदी है, इंडस है, वो कहां से है, ये देखिए, दिस इज आवर इंडस वैली, वैली नहीं, इंडस रिवर, ठीक है, राइट। क्लियर, यहां ये डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज है, क्लियर, ठीक है, विजिबल है सभी को। अब इसके आसपास ये जो ब्राउन में दिख रहा है ये है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन। कहां तक फैल रही है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, हमें दिखाई दे रहा है, राइट, ठीक है। और आप यहाँ पे देखेंगे ईरान तक जा रही है, राइट। तो इस ईरान और पाकिस्तान के एरिया को तब बलूचिस्तान बोलते थे, बलूचिस्तान, अभी आगे देखेंगे। क्लियर है, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं जरा। ये है आपका एनसीईआरटी का पूरा मैप। यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो मैप पॉइंटिंग में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है भाई, धोलावीरा है, ठीक है, आपका मोहेंजोदारो है, राइट। देन आपका जो है हड़प्पा तो है ही है, राइट, राखीगढ़ी है, राइट। आपका जो भी अभी हम पढ़ेंगे जहाँ पे फाइंड्स मिले हैं, क्या अलग अलग चीजें मिली हैं, उसके अकॉर्डिंग ये साइट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है मैप पॉइंटिंग के लिए। तो भाई बाउंड्रीज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कहाँ तक थी, ऊपर जम्मू एंड कश्मीर में है, इंडिया में, जैसे हमने देखा इधर है ना। ईस्ट की तरफ कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, ईस्ट में यहाँ है यूपी में, राइट। साउथ में कहाँ है, महाराष्ट्र तक जा रही है, गुजरात है लेकिन महाराष्ट्र भी है जो एंड में है, राइट। एंड वेस्ट में बलूचिस्तान प्रोविंस इन पाकिस्तान, राइट, ठीक है। बलूचिस्तान ईरान पाकिस्तान को इकट्ठा उस टाइम बोलते थे, ठीक है। ईरान पाकिस्तान अफगानिस्तान तक ये फैला हुआ था, ठीक है, बहुत अच्छे।
अब चलते हैं अपने बॉक्स पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हड़प्पन सील्स। सील्स क्या थी भाई? ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, ये सील है, इसको एक सील बोलते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं क्ले टाइप की बनी हुई है और इस पे कुछ एनिमल्स हैं, कुछ सिंबल्स हैं, ठीक है, इसको सील बोलते हैं, राइट। बहुत अच्छे। द हड़प्पन सील, ये जो सील थी जो हड़प्पा में मिली थी, इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। डिस्टिंक्टिव यानी कि अलग, सबसे अलग, ठीक है, डिफरेंट, सबसे यूनिक, आर्टिफैक्ट यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जो उस टाइम का ऑब्जेक्ट था, ठीक है। बहुत अच्छे। ये जो हड़प्पन सील थी ये किससे बनी थी? जैसे मैंने बोला क्ले, तो उसका नाम था स्टीयरटाइट, ठीक है। स्टोन, एक तरीके का पत्थर से बनी थी जिसका नाम था स्टीयरटाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बहुत अच्छे। सील्स ऑफन कंटेन एनिमल मोटिव्स एंड साइंस। एनिमल मोटिव्स यानी कि एनिमल के सिंबल्स, ठीक है, और साइंस आप देख सकते हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है। साइंस फ्रॉम अ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट यानी कि हम कह सकते हैं एक भाषा, राइट। जैसे देवनागरी एक स्क्रिप्ट है जिसपे हिंदी बेस्ड है, राइट। सो स्क्रिप्ट पे बेस्ड थी, जो उनकी लैंग्वेज थी, जब उसको लिखते थे तो प्रोबेबली ये साइंस उसके हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब जैसे मैंने बताया कि जो हड़प्पन पीरियड है उसे हम फर्दर डिवाइड करेंगे। हमने क्या पढ़ा था? 3300 BCE से 1300 BCE, राइट। तो भाई इसमें जो 2600 BCE से पहले था वो था आपका अर्ली हड़प्पन कल्चर। 2600 BC से 1900 BC तक था, वो था मेच्योर हड़प्पन कल्चर। एंड आफ्टर 1900 BCE आपका लेट हड़प्पन कल्चर। इसको समझना पड़ेगा जरा। तो ये हमारी टाइमलाइन है, ठीक है जी। ये 3300 BCE है, राइट। ये हमारा 2600 BC है, ये हमारा 1900 BCE है, क्लियर। और ये हमारा 1300 BCE है, फाइन। बहुत अच्छे, क्लियर। चलो भाई, ये था हमारा अर्ली हड़प्पन कल्चर, अर्ली, ठीक है। ये था हमारा मेच्योर हड़प्पन कल्चर, मेच्योर। और ये था हमारा लेट, ठीक है, क्लियर। अब इसमें हम क्या जानेंगे? मेच्योर ये वाला पीरियड है जहां से हमें सबसे ज्यादा एविडेंस मिले हैं, सबसे ज्यादा हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, सबसे ज्यादा हमें जानकारी मिली है अबाउट द हड़प्पन पीरियड, क्लियर। अब इनको कल्चर क्यों बोला गया है जानते हैं जरा। और ये जो लेट पीरियड है, इस दौरान धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा इस सिविलाइजेशन का, क्लियर। बहुत अच्छे। तो अब हमें समझ में आ रहा है वो टाइमलाइन बना के, बहुत अच्छे। सोर्सेस क्या है भाई? हम किन चीजों से हमें ये जानकारी मिल रही है जो हम पढ़ रहे हैं? सोर्सेस है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जो हमने जब एक्सकवेशन करी, आर्कियोलॉजिस्ट्स ने, हिस्टोरियंस ने जो भी उस टाइम का मिला उसको स्टडी किया, तो क्या क्या था? रिमेन्स ऑफ हाउसेस, हाउसेस के बचे कुचे कुछ टुकड़े, हिस्से, पॉट्स मिले, राइट। जैसे मटके होते हैं वैसे पॉट्स, पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, अलग अलग तरीके की ज्वेलरी, टूल्स मिले जो उस टाइम इस्तेमाल होते थे, और सील्स मिली। ये हैं हमारे सोर्सेस जो हमें बताते हैं अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। चलिए फिर बात करते हैं कि कल्चर क्यों बोला है, अर्ली हड़प्पन कल्चर, मेच्योर हड़प्पन कल्चर। कल्चर क्या है भाई? कल्चर क्या होता है? जैसे हमारा जो इंडियन कल्चर है वो क्या है? वो बेसिकली ऐसी कह सकते हैं ट्रेडिशंस है, ऐसी एक्टिविटीज है जो इंडिया में होती है, जो अब हमारा कल्चर बन चुका है क्योंकि इतने सालों से हो रही है, राइट। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स ने कल्चर टर्म इस्तेमाल करी है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए जो अलग हैं, डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल है, डिफरेंट इन स्टाइल है, यूनिक इन स्टाइल है, जो कहाँ पे मिलते हैं? उधर ही उसी स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में मिलते हैं, उसी स्पेसिफिक जगह में मिलते हैं और उसी समय में मिलते हैं। तो भाई वो सारे ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो आपके पॉट्स हैं, आपकी ज्वेलरी है, ठीक है, आपकी सील्स हैं, XYZ, जो भी ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे मिले? इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिले। किस पीरियड के बीच में मिले? एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम जो हमने पढ़ा, राइट, जिसको हमने डिवाइड कर दिया। अर्ली हड़प्पन कल्चर जो 2600 से जो 3300 से 2600 में मिले, राइट। फिर आपका मेच्योर हड़प्पन कल्चर जो 2600 से 1900 में मिला, एंड सो ऑन। समझे बात? तो ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं इनको बोला गया है भाई, कल्चर की टर्म दी गई है, जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिक एरिया IVC में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बीच में मिले।
बहुत अच्छे। इन द केस ऑफ द हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन कल्चर की जब हम बात करते हैं, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं जो यूनिक है, जो उधर ही मिले, उसी पीरियड ऑफ टाइम में मिले? ये है सील्स जो हमने देखी, अलग अलग तरीके की बीड्स, राइट, छोटी छोटी बीड्स जो होती हैं। वेट्स क्या होते हैं? जैसे अगर आप सब्जी लेने गए हैं तो वो जो वेइंग स्केल होता है, वेट होता है, उस पे ऐसे अलग अलग 500 ग्राम 1 केजी का ऐसे वेट रख देता है, तो उसको वेट बोलते हैं, राइट। स्टोन ब्लेड्स जो कि स्टोन से बने हुए थे, एंड बेक्ड ब्रिक्स यानी कि पक्की हुई आपकी जो ईंटें हैं, राइट, दैट वर यूज्ड। क्लियर? तो ये क्या है? ये वो हड़प्पन कल्चर है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आई होप अब ये क्लैरिटी आ गई है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी। सबसिस्टेंस का मतलब है गुजारा करना, कैसे जो वहां के लोग हैं वो अपना पेट भरते थे, गुजारा करते थे, ठीक है। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज, किन तरीकों से, ये तरीके, स्ट्रैटेजी यानी कि तरीका, ठीक है, डिफरेंट तरीकों से। सो मैच्योर हड़प्पन एंड अर्ली हड़प्पन कल्चर्स शेयर्ड सर्टेन कॉमन एलिमेंट्स। तो भाई अर्ली हड़प्पा और मैच्योर हड़प्पा में, यानी कि अपना 3300 से अपना 1900 BCE तक जो सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज हैं वो सेम थी, ठीक है, बहुत अच्छे। क्या थी वो स्ट्रैटेजीज? हड़प्पन्स एट अ वाइड रेंज यानी कि तरह तरह के डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स, राइट। कौन से प्रोडक्ट्स? मिल्क क्या है? एक एनिमल प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, राइट। प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, राइट, जो आपके सारी वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स कह सकते हैं। सो प्लांट एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स वो खाते थे, इंक्लूडिंग फिश, ठीक है, फिश भी खाते थे। फिश हमें कैसे पता चली? आपने देखा होगा जो हमने सील देखी उसमें फिश की फोटो सिंबल टाइप्स बना हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव बीन एबल टू रिकंस्ट्रक्ट, आर्कियोलॉजिस्ट्स क्या ढूंढ पाए हैं? रिकंस्ट्रक्ट यानी कि समझ पाए हैं डाइटरी प्रैक्टिसेस यानी कि डाइट क्या होती है, आप क्या खा रहे हैं, राइट। खाना, डाइट जो उनकी थी कैसी थी, डाइटरी प्रैक्टिसेस, खाने का तरीके कैसे थे, वो हम कैसे ढूंढ पाए हैं? फ्रॉम द फाइंड्स ऑफ, क्या मिला? ग्रेन्स मिले। ग्रेन्स कैसे मिले? चार्ड यानी कि जले हुए, राइट, काले काले ग्रेन्स, उनके थोड़े से हमें फाइंड्स मिले आर्कियोलॉजिस्ट्स को, और सीड्स मिली, राइट। तो इन ग्रेन्स और सीड्स को स्टडी करके हम क्या डाइट थी उन हड़प्पन्स की वो समझ पाए, राइट, बहुत अच्छे। कौन कौन से ग्रेन्स मिले भाई? व्हीट मिली, ठीक है, बार्ले मिली, लेंटिल यानी कि दाल मिली, चिकपी मिली, और सीसम मिला। तो लेंटिल हमारी दाल होती है, चिकपी हमारी चने छोले होते हैं, और सीसम हमारे तिल होते हैं, ठीक है, हिंदी में आप समझ पाए होंगे। तो ये ग्रेन्स मिले, ठीक है। मिलेट्स मिले कहां से? गुजरात से। तो मिलेट्स मिले गुजरात से। अगेन मिलेट हमारा क्या होता है? बाजरा, बहुत अच्छे। फाइंड्स ऑफ राइस, चावल रेयर थे, यानी कि बहुत कम चावल मिले, उतना ज्यादा वहां के लोग चावल नहीं खाते थे तब, राइट। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स यानी कि घरेलू एनिमल्स जो आप घर में पाल सकते हैं, राइट, डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। डोमेस्टिक होता है कि आपका होम, राइट। सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में क्या क्या थी? कैटल, राइट, आपकी जो गाय भैंस हो गई, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग, ये एनिमल्स घरों में होते थे। वाइल्ड एनिमल्स कौन कौन से मिले हैं? बोर, डियर और घड़ियाल, राइट, ये वाइल्ड एनिमल्स पाए गए हैं उस टाइम पे। बोन्स ऑफ फिश मिली हैं, और फाउल यानी कि चिकन और फिश की बोन्स मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट्स को, ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छे। टर्म्स टू रिमेंबर, आर्कियोबोटैनिस्ट कौन होते हैं? वो जो कि स्पेशलाइज्ड हैं एंशिएंट प्लांट रिमेन्स को स्टडी करने में, ठीक है। और आर्कियोजूलॉजिस्ट या फिर जू आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो पुराने एंशिएंट यानी कि पुराने एनिमल रिमेन्स को स्टडी कर सकते हैं, क्लियर, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अपना टॉपिक है, सीधा सीधा आंसर भी आ जाता है, ठीक है। चलो, तो भाई एग्रीकल्चर में क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी? क्योंकि हमने सुना यार काफी डेवलप्ड ये सिविलाइजेशन थी, अर्बनाइज्ड थी, और अर्बन से हमें क्या समझ में आता है कि यार काफी कुछ टेक्नोलॉजी तो होगी ही, राइट, उस टाइम के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं भाई,
ऑक्सन वर यूज्ड फॉर प्लाउइंग। तो प्लाउइंग को समझने के लिए पहले प्लाव को समझना होगा। प्लाव क्या होता है? ऐसा ही जिन्होंने भाई खेती करी है, गांव गए हैं, उन्हें पता होगा। बाकी ये टूल होता है जिससे जो सॉइल है, राइट, उसको ना ऐसे फरो किया जाता है ताकि उसमें सीड्स प्लांट कर जाए। और ये प्लाउइंग जो होती है या तो ट्रैक्टर से होती है या फिर किसी एनिमल से होती है। तो वहां पे उस टाइम ऑक्सन इस्तेमाल होती थी। ये जो हमें टेराकोटा ऑक्स और बफेलो के फिगर्स मिले हैं, इससे हम समझ पाए हैं। ठीक है, representations on seals, seals पे जो उनकी ड्राइंग बनी है, और टेराकोटा स्कल्पचर। ठीक है, टेराकोटा बर्न्ड क्ले था, क्ले को जब जला देते तो टेराकोटा उसको बोलते हैं। एंड ये जो फिगर्स हैं ऑक्स और बफेलो की, इनसे हमें पता चला है कि ऑक्सन प्रोबेबली इस्तेमाल की जाती थी फॉर प्लाउइंग। आगे देखिए, टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाव। तो भाई प्लाव का भी जो टेराकोटा बर्न्ट क्ले से मॉडल बनाए गए हैं, राइट, क्ले से जैसे बना देते हैं, ये भी हमें मिले हैं साइट्स। कहाँ पे? चोलिस्तान में और बनावली में। अब आपको एक टेबल बनानी है, फटाफट से उधर लिख दो टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लाव, लोकेशन डाल दो, चोलिस्तान पाकिस्तान में है जो कि, और बनावली हरियाणा। ठीक है, मैप पॉइंटिंग भी आ जाता है, मैच द फॉलोइंग भी आ जाता है, सीयूईटी में इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट है, टेबल बन जानी चाहिए। आगे देखिए, एविडेंस ऑफ अ प्लाउड फील्ड। एक फील्ड मिली जो कि ऑलरेडी प्लाउड थी। ठीक है, जहां की ऑलरेडी जो सॉइल है उसको खोद टाइप्स दिया गया था ताकि सीड्स बोई जाएं, राइट। तो ये कहाँ पे मिली? कालीबंगन में। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में एक जगह है। अगेन वो जो टेबल है नंबर 2 पे प्लाउड फील्ड डालो और जगह की नेम पे लिख दो कालीबंगन, राजस्थान। वेरी गुड। प्लाउड फील्ड एट कालीबंगन हैड 2 सेट्स ऑफ फरोज सजेस्टिंग दैट 2 डिफरेंट क्रॉप्स वर ग्रोन। तो भाई ये जो फील्ड मिली है इसमें इस तरीके से प्लाउइंग हुई थी कि हमें समझ सकते हैं कि यार एक ही फील्ड में 2 टाइप्स के अलग अलग क्रॉप्स को बोया गया था। ठीक है, बहुत अच्छे। ये है जो प्लाउड फील्ड का एविडेंस है, आप देख सकते हो ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ये पूरी लाइंस बनी हुई है जिससे प्लाउइंग करी हुई है। ठीक है, दिस इज द एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड। ट्रेसेस ऑफ कनाल्स, कनाल्स के भी सबूत मिले हैं। कहाँ पे? शोरतुगई जो कि अफगानिस्तान में है। ठीक है, ये है फोटो ट्रेसेस ऑफ कनाल की। ठीक है, कि यहाँ पे कनाल्स थे जिनमें जो है पानी बहता था। ठीक है, वाटर रिजर्वॉयर्स, वाटर रिजर्वॉयर्स यानी कि जैसे वी कैन से कि जो वेल्स होते हैं, वैसे ही स्क्वायर शेप में वाटर रिजर्वॉयर्स मिले हैं जिसमें पानी जमा हो सकता था। ठीक है, कहाँ पे? धोलावीरा, गुजरात में। पूरी आपकी टेबल रेडी हो जानी चाहिए, थोड़ी सी मेहनत कर लो। ठीक है, बहुत अच्छे। तो हमारी 1 2 3 4 जो एक्टिविटीज हैं और उनकी जो प्लेसेस है वो टेबल बन गई। आगे चलते हैं, अब हम चलते हैं मोहेंजोदारो पे। मोहेंजोदारो एक अर्बन सेंटर था, जैसे हड़प्पा था वैसे ही एक जो जगह है वो मोहेंजोदारो थी, जो काफी फेमस है, इस पे मूवी भी बनी हुई है। ठीक है, तो मोहेंजोदारो के बारे में जानते हैं। तो जो मोहेंजोदारो थी वो 2 सेक्शंस में बटी हुई थी। ठीक है, इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। क्लियर? एक था जो कि ऊपर है बट छोटा है, ठीक है, स्मॉल बट एट अ हाइट, और दूसरा है इट इज बिग बट एट लोअर हाइट। क्लियर? चलो, तो ये जो हमारा है वो क्या है? वो है सिटाडेल। सिटाडेल यानी कि ऊपर है और छोटा है, राइट, स्मॉलर बट हायर। क्लियर है ये? तो सिटाडेल ओज इट्स हाइट। सिटाडेल ऊंचाई पे क्यों है? क्योंकि जो उसकी बिल्डिंग्स हैं वो मड, मिट्टी और ब्रिक के प्लेटफॉर्म्स पे बनी हुई है, यानी कि पहले एक प्लेटफॉर्म बनाया और उस पे बिल्डिंग बनाई है। क्लियर? ठीक है, इसीलिए सिटाडेल ऊंचा है एज कंपेयर टू लोअर टाउन। इट वाज वॉल्ड, वॉल्ड यानी कि फोर्टिफाइड, प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स, यानी कि फिजिकली अलग था, सेपरेटेड था लोअर टाउन से, राइट, यानी कि लोअर टाउन से अलग है। We find evidences of structures that were probably used for special public purposes. अब जो सिटाडेल है उसमें ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स मिली है कुछ अलग टाइप्स की, जो हिस्टोरियंस ने कहा है कि ये यार किसी स्पेशल ओकेजन के लिए इस्तेमाल होती थी। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट सिटाडेल। अब चलते हैं लोअर टाउन पे। लोअर टाउन जैसे बताया, दिस वन इज लोअर टाउन। ठीक है, ये लोअर टाउन है, ये सिटाडेल है। लार्जर था, बड़ा था, लेकिन लोअर था एज कंपेयर टू
सिटाडेल। इट वॉज ऑल्सो वॉल्ड, ये भी वॉल्ड था, इसकी भी दीवारें थी, अलग था सिटाडेल से। सेवरल बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म, कई सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो प्लेटफॉर्म्स पे बनी हुई थी, जो कि उनकी फाउंडेशंस की तरह सर्व करते थे। सिमिलर राइट, जो बिल्डिंग है वो प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है। इट प्रोवाइड्स एग्जांपल्स ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, तो भाई ये माना जाता है कि लोअर टाउन में ना लोग रहते थे, रेसिडेंट राइट, रहने के लिए बिल्डिंग्स। और सिटाडेल माना गया कि कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए यहाँ पे बिल्डिंग्स थी, पब्लिक पर्पसेस। अभी देखते हैं कैसे। देखिए क्या थे स्पेशल स्ट्रक्चर्स जो कि सिटाडेल में पाए गए हैं। नंबर 1 इज वेयर हाउस। वेयर हाउस किसे बोलते हैं, जो स्टोरेज के लिए गोडाउन टाइप्स इस्तेमाल होता है आजकल, है ना। तो वेयर हाउस को द ग्रेट ग्रेनरी भी बोला गया है। ग्रेनरी क्या होती है, जहां पे ग्रेन्स रखे जाते हैं, स्टोर करे जाते हैं खाने की, फूड ग्रेन्स राइट। ठीक है, ये बहुत बड़ा मैसिव यानी कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था। ठीक है, लोअर पार्ट जो है, इसका निचला हिस्सा जो है वो ब्रिक रिमेन्स से बना था, एंड जो ऊपर वाला हिस्सा था वो वुड, लकड़ी से बना था, जो कि कई साल पहले डिके हो गई। डिके यानी कि अगेन खराब हो गई। ठीक है, यूज्ड टू प्रिजर्व ग्रेन्स, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए प्रोबेबली ये वेयर हाउस था। ठीक है, ये है ग्रेट ग्रेनरी की पिक्चर्स, ठीक है, जो मिली है। फाइन, बहुत अच्छे। अब दूसरी जो स्ट्रक्चर है वो है द ग्रेट बाथ। जिन्होंने मोहेंजोदारो पिक्चर देखी है वो इससे रिलेट कर पाएंगे, नहीं देखी तो देख लो, उसमें ये जो ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर है थोड़ा सा दिखाया गया है, बट दिस इज द एक्चुअल फोटो। ठीक है, तो ग्रेट बाथ अर्लीस्ट पब्लिक वाटर टैंक इन एंशिएंट वर्ल्ड। क्या है ये, पुराने जमाने में एक पब्लिक वाटर टैंक, स्विमिंग पूल टाइप्स। ठीक है, अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड यानी कि एक खुली जगह में लार्ज रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, सराउंडेड बाय कॉरिडोर ऑन ऑल 4 साइड्स। चारों साइड पे क्या है, उसके आसपास कॉरिडोर है, चलने की जगह है। 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स, फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स यानी कि 2 सीढ़ियां, नॉर्थ एंड साउथ की तरफ 2 सीढ़ियां हैं, सीढ़ी नंबर 1, सीढ़ी नंबर 2। ठीक है, टैंक वॉज मेड वाटर टाइट ताकि वाटर लीक ना हो, बाय सेटिंग ब्रिक्स ऑन एज एंड यूजिंग अ मोटर ऑफ जिप्सम। मोटर ऑफ जिप्सम आप समझ लो सीमेंट। ठीक है, तो सीमेंट से जो है ब्रिक्स को एजेस पे लगा दिया ताकि वाटर टाइट हो जाए, पानी बाहर ना जाए कॉरिडोर्स की तरफ। ठीक है, आसपास तीनों साइड्स पे कमरे थे, प्रोबेबली वॉशरूम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन, एक बड़े से ड्रेन में जो है सारा पानी जाता था पाइप से कनेक्ट होके, जैसे आजकल होता है। अक्रॉस अ लेन टू द नॉर्थ लेक। अच्छा, अब क्या है, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की दूसरी तरफ एक और छोटी बिल्डिंग थी, स्मॉलर बिल्डिंग थी, जिसके अंदर 8 बाथरूम्स थे राइट, प्रोबेबली फॉर चेंजिंग। क्लियर है बात। स्कॉलर्स क्या बोलते हैं कि ये जो ग्रेट बाथ है ये किसी स्पेशल काइंड ऑफ रिचुअल बाथ, राइट, इसकी कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस है और ये कोई रिचुअल था जो वहां के लोग करते थे। क्लियर, तो ये 2 स्पेशल स्ट्रक्चर्स है सिटाडेल के। अब एक जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन है, वो आता है कि क्या वो चीजें हैं जो ये दिखाती हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पहले प्लानिंग होती थी, यानी कि कोई मिल बैठ के प्लान करते थे कि ऐसे ऐसे करना है और फिर उसको लागू करते थे, इम्प्लीमेंट करते थे। ठीक है, क्या सबूत हैं इस चीज के कि कोई कॉमन अथॉरिटी थी। अथॉरिटी यानी कि जैसे स्कूल का एक प्रिंसिपल होता है जो कि सब देखता है राइट, कि ये टाइम टेबल है राइट, ये सारे सब्जेक्ट्स होंगे, सब कुछ प्लान करता है और इम्प्लीमेंट करता है सिमिलरली। ठीक है, तो क्या सबूत है भाई, पहला सबूत है ब्रिक्स। जो ईंटें थी ना वो 2 टाइप्स की थी, सन ड्राइड और बेक्ड। सन ड्राइड यानी कि सन से सुखा दी और बेक्ड यानी कि पकी हुई राइट। ये जो ब्रिक्स थी, ये जो ईंटें थी, सारी सेम साइज की थी, स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो, रेशियो यानी कि सेम साइज। ठीक है, स्टैंडर्ड यानी कि सेम साइज की थी, स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो की थी। क्या रेशियो था ये, 2:4 था। ठीक है, जो लेंथ और ब्रेड्थ है वर 4 times and twice the height respectively। लेंथ 4 गुना है और ब्रेड्थ 2 गुना है, किसके, जो हाइट है। ठीक है, क्लियर, हाइट यानी कि ये वाली जो हाइट, ऐसे हमारा क्यूबॉइड बनेगा, ये हमारी ईंट हो गई। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ।
चलो आगे चलते हैं। तो ये जो ब्रिक्स हैं ये हर हड़प्पन सेटलमेंट में इस्तेमाल हुई थी, एट ऑल हड़प्पन साइट्स जो इस तरीके की ब्रिक्स है ये यूज होती थी। ठीक है, ये देखो ब्रिक्स का फोटो है यहाँ पे, क्लियर, बहुत अच्छे। अब दूसरा जो फीचर है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वेल डेवलप्ड जो इसको एक अर्बन सिविलाइजेशन बनाता है वो है ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, ड्रेन्स क्या होते हैं? स्ट्रीट में आपने देखा है जो नाले होते हैं, ठीक है, वो ड्रेन्स हो गए। ठीक है, कि उसमें भाई जो पानी है वो ड्रेन हो जाए, क्लियर। तो ये फोटो है मोहेंजोदारो की ड्रेन्स की। अब कैसा वहां पे ड्रेनेज सिस्टम था देखो जरा। हड़प्पन सिटीज में वेल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम था, काफी ज्यादा प्लानिंग से ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था ऐसा लगता है। क्यों भाई? क्योंकि जो रोड्स हैं और स्ट्रीट्स हैं वो अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न में थे, इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। बेसिकली रोड और स्ट्रीट्स ऐसे 90 डिग्री राइट एंगल बनाते थे, तो ये एक ग्रिड पैटर्न फॉर्म करते थे। ग्रिड जैसे आपने देखा है जो मैथ्स का ग्राफ पेपर होता है वो ग्रिड्स होता है, तो ऐसे करके स्ट्रीट्स और ड्रेन्स थे, ग्रिड पैटर्न जो फॉर्म करते थे। ये आपका कीवर्ड है, इंपॉर्टेंट है, आंसर में लिख के आना पड़ेगा। तो भाई सबसे पहले जो स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, वो ड्रेन्स के साथ बनाई जाती थी एंड उसके बाद हाउसेस को बनाया जाता था। यानी कि पहले जो स्ट्रीट्स हैं और ये जो ड्रेन्स हैं, नाले हैं साथ में, वो बनते थे और फिर घर बनते थे, राइट। और भाई अगर घर का जो भी वेस्ट वाटर है वो स्ट्रीट ड्रेन्स में जाता था, तो हर एक हाउस का जो है एटलीस्ट एक वॉल जो है वो स्ट्रीट के साथ कनेक्टेड होती थी, राइट, जिससे पाइप के थ्रू उस ड्रेन में वो पानी जाएगा, राइट। तो ऑल houses were connected with a street drain, clear. Every house was connected to the street drains. Drainage channels had sumps for cleaning. Sumps क्या होते हैं? बेसिकली अंडरग्राउंड ऐसा सिस्टम लगा देते हैं जिसमें वाटर कलेक्ट होता है फॉर योर ड्रेनेज क्लीनिंग, क्लियर, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। डोमेस्टिक क्या बताया था? हाउसेस का, है ना। आर्किटेक्चर यानी कि किस तरीके से घर बने थे, राइट, बहुत अच्छे। चलो, तो जो हाउसेस है उनमें कोर्टयार्ड था विद रूम्स ऑन ऑल साइड। कोर्टयार्ड आप कह सकते हैं जो ड्राइंग रूम जैसे होता है, बीच में है, और रूम्स बाकी साइड्स पे है, ठीक है। आंगन, कोर्टयार्ड बीच में जो होता है ना। चलो भाई, तो कोर्टयार्ड में क्या क्या एक्टिविटीज होती थी? कुकिंग करना, वीविंग करना, ठीक है, वीविंग सिलाई करना, कुकिंग करना, ठीक है, खाना बनाना। कोई भी विंडोज नहीं थी, नो विंडोज इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड फ्लोर। भाई ग्राउंड लेवल पे जहां स्ट्रीट जा रही है वहां पे कोई विंडो नहीं थी कि कोई झांक ना ले, यानी कि प्राइवेसी मेंटेन्ड थी, समझे बात। जो मेन एंट्रेंस है ये दरवाजा है घर का, तो ऐसे ये सड़क है, कोई जा रहा है तो उसको मेन एंट्रेंस से ना कुछ ज्यादा दिखेगा नहीं कि अंदर क्या चल रहा है, कौन बैठा है। तो मेन एंट्रेंस भी एक डायरेक्ट व्यू नहीं देती थी कोर्टयार्ड का। क्यों भाई? प्राइवेसी का कंसर्न था, राइट। तो हो सकता है कि ये मेन एंट्रेंस है और यहाँ पे आगे जाके एक वॉल है और यहाँ से अंदर जाके कोर्टयार्ड है, समझे बात, वेरी गुड। तो प्राइवेसी का काफी ज्यादा कंसर्न था। प्राइवेसी सभी को पता होगा आज के जमाने में। आगे चलते हैं। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम, राइट। तो हर घर में खुद का बाथरूम था जो कि ब्रिक से बना हुआ था, राइट। सम हाउसेस हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेसेस। कुछ कुछ घर में जो सीढ़ियां हैं उसके हमें रिमेन्स मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यार काफी सारे जो घर हैं उन पे प्रोबेबली फ्लोर्स होते थे, ठीक है, कि एक सेकेंड फ्लोर भी था या फिर छत थी, इससे हमें ये पता चलता है। मेनी हाउसेस हैड वेल्स। कई सारे घरों में वेल्स थे, राइट, कुएं थे। ये देखो, ये फोटो आप देख रहे होंगे। और ये जो कुएं थे ये ओपन एक रूम में थे कि भाई जो पासरवाई है, जो सड़क पे से जा रहा है, वो भी पानी पी सके। द टोटल नंबर ऑफ एस्टिमेटेड वेल्स इन मोहेंजोदारो, मोहेंजोदारो में ऑलमोस्ट 700 वेल्स एस्टिमेट किए गए हैं कि उस टाइम पे थे। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ हाउस, कैसे जो हाउस है वो बना हुआ था। और ये है काइंड ऑफ जो बाथरूम स्ट्रक्चर था, ठीक है, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। सोशल यानी कि सोसाइटी में जो डिफरेंसेस हैं, यानी कि भेदभाव, राइट, अगर कुछ थे तो जानते हैं, उनको ट्रैक करते हैं, उनको जानते हैं। तो दो तरीके हैं जिनसे हम जानेंगे। पहला तरीका है बेरियल्स को देखना। बेरियल्स यानी कि जब कोई मर गया है तो जब उसको बरी किया गया है तो उनको खोद के देखे कि क्या क्या है, ठीक है। तो भाई जो डेड है वो पिट्स में
उनको लिटाया जाता था, ठीक है। वुडन कॉफिन में जो है एक बेरियल है ये हड़प्पा में, ठीक है, बहुत अच्छे। तो यानी कि तो पिट्स यानी कि ग्राउंड को थोड़ा सा खोद के वहां पे डेड को बेरी कर दिया, ठीक है, क्लियर। डिफरेंसेस इन द बेरियल्स शो सोशल डिफरेंसेस। तो भाई हमने आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, अलग अलग बेरियल्स को खोदा और देखा कि यार क्या कुछ फर्क है अमीर गरीब का, हो सकता है कुछ हमें अलग मिले। तो भाई सोशल डिफरेंस मिला, और क्या डिफरेंस था ये देखिए जरा। तो कुछ ग्रेव्स थे उनमें जो हॉलोड आउट स्पेसेस हैं वो उनको ब्रिक्स से लाइन कर दिया था। देखोगे कि आप आसपास ब्रिक्स लगा दी हैं, ठीक है ना, ईंटें लगा दी हैं आसपास। और कुछ जो ग्रेव्स थे उनमें पॉटरी भी मिली है और ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं। ये देखो पॉट्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, कुछ ज्वेलरी टाइप है, क्लियर। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि ज्वेलरी भी मिली है, पॉट्स भी हैं, बेरियल्स ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन के पास। तो इससे ना एक चीज और डिकोड होती है कि हड़प्पन्स ना लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे कि उनको अकेला नहीं जाने दिया, कुछ कुछ मटेरियल छोड़ दिया, राइट। तो भाई एक ऑर्नामेंट, एक ज्वेलरी जो मिली वो थी 3 शेल रिंग्स, ठीक है, 3 शेल रिंग्स से बनी हुई। एक जैस्पर बीड थी और बहुत सारी छोटी छोटी माइक्रो बीड्स थी, जो कि एक स्कल, खोपड़ी, एक मेल के खोपड़ी के पास मिला इन हड़प्पा, राइट। तो ऐसे ऑर्नामेंट्स मिले हैं। In some instances, the dead were buried with copper mirrors. Mirrors जो कि कॉपर से बने हैं उनके साथ भी उनको दफनाया गया, राइट। बट ऑन द होल ये समझ लिया यार कि कुछ गोल्ड सिल्वर नहीं मिला है, तो कुछ ज्यादा प्रेशियस स्टोन्स नहीं मिले हैं। तो इससे समझ में आ रहा है दैट दे डिड नॉट बिलीव इन बेरिंग प्रेशियस थिंग्स विद द डेड, ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, राइट। तो ये देखिए, ये है हमारी पॉटरी और ये है कॉपर मिरर, क्लियर, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। अब दूसरा जो तरीका वो क्या है, आर्टिफैक्ट्स को देखने का। आर्टिफैक्ट्स क्या है, ऑब्जेक्ट्स जो उस समय के मिले हैं, ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छे। आर्टिफैक्ट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज। तो 2 टाइप्स के आर्टिफैक्ट्स हैं। यूटिलिटेरियन, यूटिलिटेरियन के नाम से ही पता चल रहा है जो डेली यूज में इस्तेमाल होते हैं, यूटिलिटी, यूजेज है। और लग्जरीज भाई जो लग्जूरियस आइटम्स है, महंगे आइटम्स है और किसी किसी के पास होते हैं, राइट। तो यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स में क्या है, डेली यूज का सामान, राइट, जो कि सस्ते मटेरियल से, ऑर्डिनरी मटेरियल से बना है, जैसे कि स्टोन हो गया, क्ले हो गया, राइट। अब इसमें क्या क्या आ जाता है आपका, क्वर्न, पॉटरी, नीडल्स, फ्लैश रबर्स एटसेट्रा। क्वर्न क्या होता है भाई, चक्की सी जिससे जो ग्रेन्स है उनको पीसा जाए। पॉटरी आपके पॉट्स हो गए, नीडल्स आपकी सुई हो गई, फ्लैश रबर्स बॉडी स्क्रबर्स, राइट, जिससे बॉडी को घिस के नहाते टाइम यूज किया जाए, क्लियर, बहुत अच्छे। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने कहा है कि अगर लग्जरीज हैं तो ये जो लग्जरीज है ये काफी रेयर, जो बहुत कम मिलता है, वेरी कॉस्टली एंड रेयर मटेरियल से बनी होती है। तो भाई रेयर मटेरियल, कॉस्टली, महंगा मटेरियल और नॉन लोकल मटेरियल। नॉन लोकल मटेरियल यानी कि जो यहाँ आसपास नहीं मिलता, कहीं दूर से आया है, बाहर से आया, फॉरेन से आया है, या फिर ऐसा कोई मटेरियल जो यार बड़ी मेहनत से बनता है, कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज है उसमें, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस से गुजर के बनता है, राइट। तो ये क्लासिफिकेशन है लग्जरी ऑब्जेक्ट्स की, क्लियर, जो रेयर मटेरियल से बनते हैं, महंगे मटेरियल से बनते हैं, या फिर नॉन लोकल मटेरियल से बनते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड तरह तरीके की टेक्नोलॉजी प्रोसेस उनमें होता है। अब यहाँ पे देखिए लिटिल पॉट्स ऑफ फायंस, ये देखिए फायंस पॉटरी, ये एग्जाम्पल है। अ मटेरियल मेड ऑफ फायंस क्या है भाई, ग्राउंड सैंड से बना है या फिर सिलिका से बना है, जिसको कलर के साथ मिक्स किया गया है और गम मिलाई गई है एंड फिर उसको फायर किया गया है, जलाया गया है, जिसके थ्रू फायंस बनता है, और फिर इस फायंस के थ्रू पॉट्स बनाए गए हैं, राइट। दीज वर प्रोबेबली कंसिडर्ड प्रेशियस, इनको कीमती माना जाता था क्योंकि ये मुश्किल से बनते थे, बताया ना, काफी ज्यादा प्रोसेस था बनाने में, क्लियर, बहुत अच्छे। ये हैं कुछ आर्टिफैक्ट्स, ये है एक बहुत प्रेशियस स्टोन लापिस लजूली, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। चलिए जी, वेरी 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 आई वुड से सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्राफ्ट प्रोडक्शंस, ठीक है। कौन कौन सी जगह है, कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो इस्तेमाल होते थे, कहाँ कहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, वो जानेंगे, ठीक है। चलो
तो ये जो चीजें हमने पढ़ी, सारे आर्टिफैक्ट्स, ऑर्नामेंट्स, पॉटरी, बीड्स, राइट, ये कहाँ कहाँ बनते थे, कैसे बनते थे, क्या मटेरियल यूज होता था, वो हम जानेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्राफ्ट है और कैसे वो प्रोड्यूस होती थी। देखिए जरा, चान्हू-डारो ये है वो जगह जिसको क्राफ्ट प्रोडक्शन जहां पे सारी होती थी, राइट। सो एक्सक्लूसिवली डिवोटेड, एक्सक्लूसिवली यानी कि सारा जो क्राफ्ट प्रोडक्शन का हम बात करेंगे एक्सक्लूसिवली वो चान्हू-डारो में सारी होती थी, ठीक है। बहुत अच्छे। क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूड्स, क्या क्या आता है क्राफ्ट प्रोडक्शन में, बीड बनाना, बीड मेकिंग, शेल को काटना, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, राइट, मेटल को आपने देखा है कैसे रिफाइन किया जाता था, सील मेकिंग, ठीक है, सील को बनाना, वेट्स वो जो तराजू में रखते थे उनको बनाना, ये सब क्राफ्ट प्रोडक्शन का हिस्सा है। मटेरियल्स यूज्ड टू मेक बीड्स, बीड्स किन किन से बनती थी भाई, स्टोन्स, कैसे स्टोन्स, कार्नेलियन जो एक रेड कलर का स्टोन है, ठीक है, स्टोन्स जैसे कि कार्नेलियन, जैस्पर ग्रीन कलर का होता था जितना मुझे ध्यान है, राइट, क्रिस्टल स्टोन, क्वार्ट्ज एंड स्टीयरटाइट, स्टीयरटाइट हमने पढ़ा जिससे सील्स भी बनती थी, है ना। बहुत अच्छे। मेटल्स, कौन से मेटल्स यूज किए जाते थे भाई, कॉपर, ब्रोंज एंड गोल्ड, ठीक है, वेरी गुड। और क्या क्या इस्तेमाल होता था, शेल, फाइनेंस जो हमने पॉटरी देखी फाइनेंस की, टेराकोटा जिसको बर्न्ट क्ले जैसा मैंने बताया था, राइट। तो ये जो है मटेरियल्स यूज किए जाते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन में। शेप्स, ये जो बीड्स हैं जिनको इन मटेरियल से बनाया जाता था उसकी शेप्स कैसी होती थी, डिस्क शेप्ड होती थी, डिस्क क्या होती है ऐसे, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप होती थी, सिलेंडरिकल, ठीक है, सिलेंडर जैसी, स्फेरिकल, स्फीयर जैसा ग्लोब है हमारा, ठीक है, बैरल शेप्ड, बैरल क्या होती है आपकी, सिलेंडर को ही बीच में से थोड़ा ऐसा कर देंगे, ठीक है, तो ये बैरल हो गया, ठीक है, ये बैरल शेप हो गई, क्लियर। सेगमेंटेड यानी कि डिवाइडेड, कट करके, तो ये सारी शेप्स है जिसमें बीड्स बनती थी। क्या क्या टेक्निक्स हैं बीड्स बनाने की, जूम करके देखते हैं। सो टेक्निक्स जो तरीके हैं फॉर मेकिंग बीड्स वो क्या थे, सम बीड्स वर मोल्डेड आउट ऑफ अ पेस्ट मेड विद स्टीयरटाइट पाउडर, तो भाई स्टीयरटाइट पाउडर का एक पेस्ट बनाते थे, जैसे टूथपेस्ट होता है ना क्रीमी सा, वैसे स्टीयरटाइट पाउडर लेते थे, उसका पेस्ट बनाते थे और उनमें मोल्ड करते थे बीड्स को, ठीक है, कि उस पेस्ट को बीड्स में बदलते थे। द रेड कलर ऑफ कार्नेलियन, कार्नेलियन जो कि रेड कलर का है, वो कैसे रेड कलर का होता था, उसको क्या करते थे, was obtained by firing the yellowish raw material, येलो रॉ मटेरियल को जलाते थे, ठीक है, and beads at various stages of production, right। तो the red color of carnelian was obtained, ये जो कार्नेलियन का रेड कलर है वो कैसे आता था, जब येलोइश रॉ मटेरियल को जलाते थे, फायर करते थे, उससे ये रेड कलर आता था, ठीक है। Nodules were chipped into rough shapes and then finally flaked into the final form, इसका मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनो। तो नोड्यूल्स यानी कि कह सकते हैं स्मॉल स्टोन्स, ठीक है, स्मॉल स्टोन्स को रफ शेप्स में डाल दिया जाता था और फिर उसको जो है फाइनल फॉर्म में शेप किया जाता था, ठीक है। ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग एंड ड्रिलिंग कंप्लीटेड द प्रोसेस, फिर क्या होता था, ग्राइंडिंग होती थी, ठीक है, ग्राइंड करना उसको, राइट, पॉलिश करना, फिर ड्रिल करना, ये स्टेप्स थे जो कि बीड्स बनाने में काम आते हैं, राइट। सो बीड्स की बात होती है यहाँ पे बीड मेकिंग की, ठीक है, बहुत अच्छे। नागेश्वर एंड बालाकोट, दो और लोकेशन हमें मिली है जो कि स्पेशलाइज्ड सेंटर्स थे, किसके लिए, फॉर मेकिंग शेल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग बैंगल्स। तो शेल ऑब्जेक्ट्स की जब बात करेंगे तो अपनी उसी टेबल में डाल लो, नागेश्वर और बालाकोट आएगा। एंड मेन सेंटर जो क्राफ्ट प्रोडक्शन का है वो कौन सा है हमारा, चान्हू-डारो। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब भाई आर्कियोलॉजिस्ट्स, हिस्टोरियंस कैसे जो सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन है जैसे चान्हू-डारो, राइट, आपका लोथल, बालाकोट, इनको कैसे ढूंढा इन्होंने कि यहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता है। इन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल्स को ढूंढा, प्रेजेंस ऑफ रॉ मटेरियल्स की भाई जिन जिन जगह पे रॉ मटेरियल्स मिलेंगे जैसे कि स्टोन नोड्यूल्स, राइट, स्टोन्स जो इस्तेमाल होते थे, शेल्स,
कॉपर और ये सब जो मिलेगा ना रॉ मटेरियल जिससे चीजें बनती थी, वहां वहां हम समझ सकते हैं कि यार यहाँ पे कोई एक्टिविटी होती थी क्योंकि इतनी ज्यादा प्रेजेंस है रॉ मटेरियल्स की। अब भाई कहीं पे अगर एग्रीकल्चर हो रहा है, खेती हो रही है, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको सीड्स मिलेंगी, राइट, वो सारे टूल्स मिलेंगे जो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होते हैं सिमिलरली, राइट। तो यहाँ पे भी टूल्स, राइट, वो जो चीजें हैं जिनसे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था वो ढूंढते थे। तो नंबर 1 रॉ मटेरियल देखते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, दूसरी चीज टूल्स ढूंढते हैं। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स। भाई हो सकता है आप सिलाई कर रहे हो, राइट, मोस्टली सभी के घर में दादी या मम्मी को स्टिचिंग आती है, एक सिलाई मशीन भी होती है। तो जब कोई भी ड्रेस बन रही है, आपकी जो ड्रेस है उसकी स्लीव्स काटनी है तो उसकी स्लीव्स वहां रह गई, वो क्या है, वो रिजेक्ट्स है, वेस्ट मटेरियल है स्टिचिंग करते हुए। और हो सकता है कि कुछ अनफिनिश्ड मटेरियल रह गया, कोई चुन्नी रह गई, कुछ भी रह गया, तो वो अनफिनिश्ड मटेरियल है। तो ये 4 चीजें हिस्टोरियंस ढूंढते हैं टू आइडेंटिफाई अ क्राफ्ट प्रोडक्शन की जगह, अ सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्या, रॉ मटेरियल, ठीक है, दूसरी चीज टूल्स, ठीक है। तो देखो सिलाई मशीन से पूरा रिलेट करते हैं। रॉ मटेरियल कपड़ा हो गया आपका, ठीक है, टूल्स हो गए आपकी सिलाई मशीन, सुई, कैंची, ये सब, ठीक है। तीसरी चीज अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, राइट, जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वहां रखा हुआ है। चौथी चीज जो रिमेन्स है, राइट, कुछ धागे हो गए, कुछ थोड़ा सा कपड़ा हो गया, ये चारों चीजें ढूंढी जाती है। क्लियर, बहुत अच्छे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर CUET एज वेल एज योर बोर्ड्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चा आपको पूरी टेबल्स बनानी है, जब जब मैंने बोला है प्लीज टेबल्स बनाइए, राइट। देखिए जरा कौन से मटेरियल कहाँ पे मिलते थे, क्या मटेरियल है और वो कहाँ पे पाया गया है, राइट, कहाँ पे हमें उसके रिमेन्स मिले हैं जिससे हमने आइडेंटिफाई किया कि इस जगह पे ये होता था। तो भाई शेल ऑब्जेक्ट्स नागेश्वर एंड बालाकोट, है ना। लापिस lazuli जो हमने स्टोन देखा था वो शोरतुगई अफगानिस्तान से आया था, राइट, शोरतुगई अफगानिस्तान में लापिस lazuli मिलता था। कार्नेलियन लोथल, ठीक है, स्टीयरटाइट लोथल, मेटल लोथल, कॉपर खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान से कॉपर आता था, खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान, एंड गोल्ड साउथ इंडिया में मिला, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल। क्लियर, बहुत अच्छे। सब कुछ आपकी बुक में मेंशन्ड है, उसी से है सब कुछ। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन NCERT। आगे चलते हैं। अब क्या तरीके हैं, क्या स्ट्रैटेजीज हैं जिससे इन मटेरियल्स को प्रोक्योर करते थे, लाया जाता था। जगह तो अलग अलग है, राइट, हो सकता है आपको किसी और जगह पे उस मटेरियल का काम है। क्या होता था, क्या स्ट्रैटेजी होती थी, क्या तरीके होते थे जिससे मटेरियल्स को आप लाते थे या फिर प्रोक्योर यानी कि जाके लेना। तो भाई नंबर 1 स्ट्रैटेजी क्या है, सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश करते थे। अगर कोई ऐसी जगह है जहां पे वो रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जैसे कि लोथल, बालाकोट, नागेश्वर, तो आपने क्या किया, आप वहीं जाके रहने लगे, वहीं जाके सेटल हो गए, राइट। सो बाय एस्टैब्लिशिंग सेटलमेंट्स, जैसे कि दिल्ली में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं तो लोग क्या करते हैं, अपने गांव छोड़ के दिल्ली में रहने आ जाते हैं। सिमिलरली दूसरी चीज क्या है, by sending expeditions, expeditions भेजना to areas such as the Khetri region of Rajasthan for copper and South India for gold। तो sending expedition का मतलब है जाके आप ये चीज ले आओ, ठीक है, कि ट्रैवल भी हो गया और आपके पास एक गोल भी है कि मुझे उस जगह जाके ये चीज लानी है, राइट, बहुत अच्छे। तीसरी स्ट्रैटेजी क्या है, बाय एस्टैब्लिशिंग ट्रेड रिलेशंस विद अदर सिविलाइजेशंस। अब आपने क्या किया, ट्रेड रिलेशंस बना दिए कि देखो मुझे ये चाहिए तो तुम ये भेजना और तुम्हें ये चाहिए तो मैं बदले में ये दूंगा। ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, यहाँ पे तो स्पेशली इट वाज गुड्स, राइट। तो ट्रेड रिलेशंस बना लिए। जो क्या पढ़ा था हमने, 3 सिविलाइजेशंस थी जो साथ में चल रही थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के, चाइनीज, इजिप्टियन एंड आपका मेसोपोटामियन। तो भाई मेसोपोटामियन जो ईरान साइड सिविलाइजेशन थी उसके साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन के ट्रेड रिलेशंस थे। समझे बात, हाँ या ना। चलिए फिर देखते हैं कैसे होता था ट्रेड, राइट, विद डिस्टेंट, डिस्टेंट यानी कि जो दूर है, राइट, ठीक है, दूर जो देश हैं, दूर जो सिविलाइजेशन है उनके साथ कैसे कांटेक्ट होता था,
राइट। सो हड़प्पन्स हैड ट्रेड रिलेशंस विद मेसोपोटामिया, नंबर 1 हमने देख लिया, ईरान वाली सिविलाइजेशन। नंबर 2 ओमान एंड नंबर 3 बहरेन। ठीक है, तो मॉब याद कर लो, मॉब। ठीक है, क्लियर, मॉब, मॉब, फाइन। मेसोपोटामिया, ओमान, बहरेन, क्लियर। अब ये मेसोपोटामिया, ओमान, बहरेन है कहाँ? आपको जो अपनी एनसीईआरटी है उस पे मैप दिखेगा, मैं जूम इन कर देती हूँ एक बार। तो ये वाला जो मैप है इसमें आप देखोगे ये जो छोटा सा है दिस इज ओमान जिसे दिलमुन लिखा हुआ है, और ये जो है दिस इज बहरेन जिसको मगन लिखा हुआ है। ठीक है, और ये हमारी है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, क्लियर। और यहाँ पे जो ये हमारा ये पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो हमने देखी, क्लियर, बहुत अच्छे। तो देखिए जरा एविडेंसेस क्या क्या हैं, किस एविडेंस, किस बलबूते पे हम कह रहे कि यार मॉब के साथ जो है रिलेशन था ट्रेड का। हड़प्पन सील्स मिली हैं भाई इन जगहों से, अलग अलग वेट्स जो हमने 500 ग्राम 1 kg वाले वो वेट्स जो तराजू में रखते हैं, डाइस, ठीक है, डाइस वी ऑल नो, एंड बीड्स, बीड्स मिली हैं। डिपिक्शंस ऑफ शिप्स, भाई शिप्स बनी हुई हैं और बोट्स बनी हुई हैं सील्स पे, तो ये सिंबल्स हमें बताते हैं कि शायद सी रूट की तरफ से ट्रेड होता था। ठीक है, कॉपर वॉज ऑल्सो प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम ओमान, ओमान से आता था कॉपर। ये ओमान क्या है अभी हम यहाँ पे देखेंगे, क्या डिफरेंट नेम है जो हमने मैप में देखा। अ डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल, भाई एक स्पेशल तरीके की, अलग तरीके की वेसल थी। वेसल क्या होता है? जिसमें कुछ स्टोर हो सके, पॉट टाइप्स। अ लार्ज हड़प्पन जार, एक हड़प्पन जार, जार, ठीक है, कोटेड विद थिक लेयर ऑफ ब्लैक क्ले। ये देखो हड़प्पन जार है, ब्लैक क्ले से कोटेड है, बाहरी ब्लैक क्ले से बना हुआ है। ये ओमानी साइट्स पे मिला है, यानी कि ओमान में मिला है, और ये हड़प्पन जार है, तो इससे पता चल रहा है ना कि यार ट्रेड होता है दोनों के बीच में। हड़प्पन्स एक्सचेंज द कंटेंट्स ऑफ दीज वेसल्स फॉर ओमानी कॉपर। तो यार ये समझ में आ रहा है कि हड़प्पन्स पक्का इसमें कुछ भर के लेके जाते थे, और ये जो सामान है तब बार्टर सिस्टम होता था, एक्सचेंज करते थे ओमानी कॉपर से, क्योंकि कॉपर कहाँ से आता है? ओमान से आता था हड़प्पा में। ठीक है, बहुत अच्छे। मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स डेटेबल टू द 3rd मिलेनियम बीसीई। 3rd मिलेनियम, मिलेनियम क्या होता है? 1000, राइट। तो 3000 बीसीई के जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट हैं, रिकॉर्ड्स हैं, उसमें लिखा है कि कॉपर जो है मगन से आ रहा है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया के पास भी कॉपर आता था, कहां से आता था? मगन से। तो भाई हमने इससे इक्वेट किया यार, ये मगन और ओमान सेम चीज है, तो भाई ओमान को क्या भी बोलते हैं? मगन, जो आपके मैप में गिवन है। ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छे। द राउंड पर्शियन गल्फ सील, तो ये देखो ये जो सील है दिस इज द पर्शियन गल्फ सील, राउंड, ये बहरेन में मिली है, राइट। और इस पे हड़प्पन मोटिव्स हैं, हड़प्पन सिंबल्स हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की सील्स में थे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बहरेन के साथ भी हड़प्पा का जो है ट्रेड होता था। क्लियर। मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स में क्या लिखा है कि भाई कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मेलुहा से आते हैं, और ये मेलुहा और पहले प्रोडक्ट्स देखो क्या क्या है? कार्नेलियन, लापिस लज़ूली, कॉपर, गोल्ड एंड वेराइटीज ऑफ वुड्स। तो भाई प्रोबेबली ये जो मेलुहा है ना, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात हो रही है इन मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स। अब भाई ये जो कॉन्टैक्ट है, ये ट्रेड है, कैसे होता था? सी से होता था, क्योंकि हमने शिप्स और बोट्स की सिंबल्स देखे हैं सील्स पे। तो कॉन्टैक्ट विद मॉब मेसोपोटामिया, बहरेन एंड ओमान वाज बाय सी। और क्योंकि मेसोपोटामियन टेक्स्ट्स में मेलुहा को बोला गया है लैंड ऑफ सी फेरर्स, राइट, तो सी का जिक्र आया है, इसीलिए ये अजम्पशन है। आगे चलते हैं। मैप में आपने देख लिया मगन जो है वो ओमान है, दिलमुन जो है छोटा सा वो बहरेन है, एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भी साफ साफ गिवन है। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं सील्स की। हमने देखा सील्स स्टीरोटाइट से बनी थी। अब सील्स का काम क्या था यार? तो देखो सील्स एंड सीलिंग वर यूज्ड टू फैसिलिटेट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन यानी कि ट्रेड में वो काम आती थी। कैसे आती थी? देखो अगर कोई सामान ट्रेड होना है तो उसका बैग बनाया और यहाँ पे सील अटैच कर दी, ठीक है, क्लियर।
बहुत अच्छे। जैसे आजकल आप Amazon से ऑर्डर मंगवाते हैं तो वो बॉक्स में टेप्ड होता है, तो ये टेप का काम करती थी सील। ठीक है, तो माउथ ऑफ बैग वाज टाइड, यहाँ पे बैग को रस्सी से टाई करके उस पे सील चिपका दी। ठीक है, अब भाई अगर ये सील उतरी हुई है तो समझो कि बीच में छेड़छाड़ हुई है, अगर ठीक है इंटैक्ट है तो समझो सामान एकदम परफेक्ट सही आया है। राइट, सो माउथ ऑफ बैग वाज टाइड ऑन द नॉट। राइट, फिर उस पे वेट क्ले से सील्स को चिपका देते थे। राइट, द सीलिंग ऑल्सो कन्वेड द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर। तो भाई सील्स सीलिंग दोनों एक ही बात है। ये क्या बताती थी, आइडेंटिटी ऑफ सेंडर भी बताती थी कि भाई किसने भेजा है। राइट, तो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता था, ये जो सिंबल्स हैं ये वो बताते थे। राइट, अब दूसरी जो चीज है वो है स्क्रिप्ट। ठीक है, लिखित भाषा। राइट, तो भाई आज तक टिल डेट ये अनडिसाइफर्ड है। अनडिसाइफर्ड यानी कि अनडीकोडेड, हम इसको समझ नहीं पाए हैं। राइट, हम इसको डिकोड नहीं कर पाए हैं। नॉट अल्फाबेटिकल, ये तो हम समझ गए कि यार अल्फाबेट्स का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ है। हमने देखा ना सिंबल्स का है, मछली जैसा कुछ है। राइट, अलग अलग सिंबल्स है। टू मेनी साइंस, साइंस हैं भाई 375 से 400 डिफरेंट साइंस हैं जिसको हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। रिटन, अच्छा एक चीज है कि ये जो लिखी जाती थी ये राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, इधर से इधर। हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट से राइट लिखते हैं, लेकिन ये हड़प्पन्स राइट से लेफ्ट साइड लिखते थे। राइट, जैसे उर्दू में भी होता है। तो भाई एनिमल सिंबल्स, एनिमल मोटिव्स इस्तेमाल करे जाते थे उन लोगों के लिए जो पढ़ नहीं सकते थे स्क्रिप्ट को। राइट, तो एनिमल मोटिव, जैसे जब आप वोट डालने जाते हैं तो हर एक पार्टी का एक सिंबल होता है। राइट, ताकि जो इलिटरेट है, जो पढ़ नहीं सकता, राइट लिख नहीं सकता, उसको भी समझ आ जाए। क्लियर, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं वेट्स पे। राइट, वेट्स मैंने आपको समझाया, तराजू में जो वेट्स रखते हैं अलग अलग ग्राम्स केजीज के, तो एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड बाय सिस्टम ऑफ वेट। तो भाई वेट के अकॉर्डिंग एक्सचेंज होती थी क्वांटिटी। मेड ऑफ अ स्टोन कॉल्ड चर्ट, तो ये जो वेट्स हैं ये एक स्टोन से बने होते थे जिसका नाम है चर्ट। चर्ट स्टोन से बने होते थे। शेप जनरली क्यूबिकल विद नो मार्किंग्स, कोई मार्क्स नहीं थे, और क्यूब शेप की थी। ठीक है, डाइस शेप की। क्लियर, जैसे डाइस होती है। फाइन, क्लियर। यहाँ देखिए द लोअर डिनोमिनेशन, यानी कि जो छोटे हल्के वेट्स होते थे वो बाइनरी 0 to 1 नंबर्स में उनका होता था, और जो हायर बड़े वेट्स होते थे वो डेसिमल सिस्टम फॉलो करते थे, डेसिमल पॉइंट्स में। क्लियर, बस इतना ध्यान रखें, इसमें ज्यादा कंफ्यूज ना हो। राइट, बहुत अच्छे। ये है वेट्स का सिस्टम, आप देख सकते हो, छोटी क्यूब्स, बड़ी क्यूब्स, और ये तराजू। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब चलते हैं एंशिएंट अथॉरिटी पे, जो हमने पहले भी डिस्कस किया, सिमिलैरिटी वाला पॉइंट है ना, कि पहले चीजें प्लान हो रही है फिर इंप्लीमेंट हो रही है। तो व्हाई देयर वाज एन अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन, इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं जिससे हम कह सकते हैं हाँ यार कोई कॉमन अथॉरिटी थी, कोई प्लान करता था चीजें और फिर सब फॉलो करते थे। तो क्या है जो एविडेंसेस हैं भाई, आर्टिफैक्ट्स भी सेम तरीके के हैं, सिमिलर है। जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो सब सेम है। राइट, लेबर वॉज मोबिलाइज्ड, भाई लेबर वॉज मोबिलाइज्ड का मतलब है कि लेबर काम करती थी। राइट, लेबर वॉज इन द मूवमेंट फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव वॉल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। अब भाई लेबर को कोई इंस्ट्रक्शन देगा, बताएगा क्या करना है, तभी तो वो काम कर पाएंगे। राइट, एविडेंस फॉर प्लान्ड सेटलमेंट, सेटलमेंट्स प्लान्ड थी, जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम जो अपना है उससे हमें पता चलता है। स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो ऑफ ब्रिक साइज, राइट, जो ब्रिक साइज है वो सेम रेशियो का था ऑल ओवर द सिविलाइजेशन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट्स नियर सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, भाई जैसे हमने स्ट्रैटेजीज में पढ़ा था, जहां पे रॉ मटेरियल है, जहां पे कॉपर है, जहां पे आपको शेल मिल रहा है, वहां पे आप जाके सेटल हो जा रहे हो। राइट, तो भाई इसमें भी तो किसी का से होगा। राइट, A large building found at मोहनजोदारो was labeled as a palace by archaeologists। तो भाई मोहनजोदारो में एक बड़ी सी बिल्डिंग मिली थी, उसको आर्कियोलॉजिस्ट्स ने बोला ये कोई पैलेस लगता है, और हो सकता है कि भाई यहीं से कोई अथॉरिटेटिव सबको संदेश देता हो, ऑर्डर देता हो। अ स्टोन स्टैचू, एक स्टैचू मिला है मोहनजोदारो से जिसको प्रीस्ट किंग बोला जाता है। राइट, सो विच इज लेबल्ड एज प्रीस्ट किंग, ये वाला। तो भाई हो सकता है ही वाज द वन हैविंग अथॉरिटी। ये केवल एक assumptions है क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता है हिस्ट्री में एक्चुअल में हुआ क्या था। राइट, ओपिनियंस ऑफ स्कॉलर्स, भाई स्कॉलर्स हिस्टोरियंस क्या क्या बोलते हैं।
भाई कुछ कहते हैं कि हो सकता है एक सिंगल रूलर था हड़प्पा में, कुछ कहते हैं यार कोई सिंगल रूलर नहीं था बट सेवरल रूलर्स थे, कई सारे रूलर्स थे, ठीक है, और कुछ कहते हैं कि कोई भी रूलर नहीं थे, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द ओपिनियंस ऑफ द स्कॉलर्स ऑफ द हिस्टोरियंस, राइट। बहुत अच्छे, जब भी एंशिएंट अथॉरिटी पे क्वेश्चन आएगा ये आपका परफेक्ट आंसर बनता है, ठीक है, सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूडेड है, परफेक्ट आंसर, राइट, परफेक्ट। आगे चलते हैं, अब चलते हैं सिविलाइजेशन के एंड की तरफ, ठीक है, द एंड ऑफ सिविलाइजेशन, कैसे सिविलाइजेशन जो है लेट कल्चर की तरफ बढ़ी और फिर खत्म हो गई। एविडेंसेस फॉर द एंड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्या क्या एविडेंस हैं जो हमें बताते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। तो बाय 1800 BCE मोस्ट ऑफ द मेच्योर हड़प्पन साइट्स वर अबैंडन्ड, अबैंडन्ड यानी कि खाली हो गई, ठीक है, खाली हो गई थी, ठीक है, लोग छोड़ के चले गए, क्लियर, बहुत अच्छे। एक्सपेंशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू न्यू सेटलमेंट्स, तो भाई पॉपुलेशन नई सेटलमेंट्स में बढ़ गई, जैसे कि गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में, राइट, बहुत अच्छे। Few Harappan sites after 1900 BCE shows the disappearance of distinctive artifacts of the civilization। अब भाई आप देख सकते हो कि ये लेट हड़प्पन कल्चर की बात हो रही है, तो भाई 1900 के बाद जो है 1800 आएगा, राइट, तो भाई 1900 के बाद से जो सेम कल्चर था ना हड़प्पन कल्चर, वो भी अब नहीं रहा। ये आर्टिफैक्ट्स, ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो डिफरेंट थे वो अब इस टाइम तक एग्जिस्ट होना बंद हो गए, क्लियर, ठीक है, डिसअपियर हो गए। क्या क्या, वेट्स, सील्स और स्पेशल बीड्स, क्लियर। राइटिंग, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन भी गायब हो गया था इस टाइम तक, ठीक है। हाउस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स डेटेरियोरेट हो गई, यानी कि पुअर हो गई, बुरी हो गई, पहले एडवांस थी अब पुअर हो गई। एंड लार्ज पब्लिक स्ट्रक्चर्स वर नो लॉन्गर प्रोड्यूस्ड, अब कोई भी बड़े पब्लिक स्ट्रक्चर्स नहीं मिले इस टाइम। ओवरऑल ये सबूत है कि यार सिविलाइजेशन अब खत्म हो गई थी। आर्टिफैक्ट्स एंड सेटलमेंट्स इंडिकेट अ रूरल वे ऑफ लाइफ, कि यार 1900 के बाद ना वो जो अर्बनाइजेशन था ना वो नहीं रहा, वापस से प्रिमिटिव बैकवर्ड रूरल वे ऑफ लाइफ अपना लिया था, और इसी को लेट हड़प्पा या फिर सक्सेसर कल्चर्स बोला गया है, क्लियर। 1900 ऑनवर्ड्स जो हमारा ये है, परफेक्ट, बहुत अच्छे। अच्छा भाई क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिस वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हुआ। सबसे पहला क्लाइमेट चेंज, की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो बहुत चेंज हो गई थी, राइट, इसीलिए वहां के जो लोग हैं उन्होंने लोकेशन चेंज कर लिया एंड दे अडेप्टेड। दूसरा बोला गया डिफॉरेस्टेशन, राइट, कि बहुत ज्यादा फॉरेस्ट को काटा गया, ठीक है, एंड जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको वो डिप्लीट हो गए। तीसरा है एक्सेसिव फ्लड्स, बाढ़ आ गई, ठीक है, नेचुरल कैलामिटी हो गई। चौथा है, ये सारे आपके नेचुरल कैलामिटीज में है, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, एपिडेमिक हो गया, राइट, कोई बीमारी फैल गई, ठीक है जी। शिफ्टिंग ऑफ रिवर्स, रिवर्स ने जो है अपना रुख बदल दिया, राइट, दूसरी तरफ वो बहने लगे या थोड़ा सा चेंज आया और उधर आसपास जाके फिर लोग सेटल हो गए। रिवर सूख गए भाई, सिंधु नदी। एंड ये भी बोला जाता है कि ये वो टाइम था जब आर्यंस ने इन्वेड किया था, आर्यंस जो है, राइट, वो आ गए थे एंड उन्होंने इन्वेजन किया और लोगों को हटा दिया। आर्यंस वर द माइग्रेंट्स हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, राइट, जो स्थान वाली कंट्रीज हैं आज की डेट, वहां से, ठीक है, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, चलिए, नाउ कम्स द पार्ट दैट यू हैव बीन वेटिंग फॉर। थोड़ा सा बोरिंग लगता है बट है नहीं, सिंपल पॉइंटर्स है, कीप इट सिंपल, काम की चीज बताऊंगी। तो देखो हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज पढ़ेंगे जिनका योगदान रहा है, राइट, हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर करने में, ठीक है। तो सबसे पहले भी है अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे, वो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर ही सारा आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स होता है, राइट। तो अलेक्जेंडर कनिंघम क्या थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे ASI के, ठीक है, बहुत अच्छे। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, इसी वजह से, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं,
कनिंघम्स मेन स्टडी वाज इन द आर्कियोलॉजी ऑफ अर्ली हिस्टोरिक। तो देखो अर्ली हिस्ट्री में इंटरेस्टेड थे कनिंघम, जो कि है 6th सेंचुरी बीसीई से 4th सेंचुरी सीई, यानी कि आपका 600 बीसीई से 400 सीई में ही वाज इंटरेस्टेड। ठीक है, तो that is why he used the accounts left by Chinese Buddhist pilgrims। तो फॉरेन जो ट्रैवलर्स थे, जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स आए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उनके अकाउंट से इन्होंने कोशिश करी है इस टाइम को, अर्ली हिस्टोरिक पीरियड को डिकोड करने की। ठीक है, अब कनिंघम्स कंफ्यूजन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्रूशियल। इसको ध्यान से समझना कि क्या प्रॉब्लम आई, क्या कंफ्यूजन थी कनिंघम की। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में हमने जान लिया। अब देखो कनिंघम ने हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स को तो ढूंढा, उन्हें मिले भी, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आया कि ये कितने पुराने हैं। ही डिड नॉट रियलाइज हाउ ओल्ड दीज वर। ठीक है, तो एज कह सकते हैं या फिर कितने ओल्ड थे ये आर्टिफैक्ट्स, वो ये नहीं फाइंड आउट कर पाए। क्लियर? He unsuccessfully tried to place it within the time frame with which he was familiar। इन्होंने इन आर्टिफैक्ट्स को इसी टाइम फ्रेम में रखने की कोशिश करी कि प्रॉबेबली ये इस टाइम पे आए थे, बट वो गलत था। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी ऐसा ही सोचा था औरों की तरह कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो शुरू होती है गंगा वैली से। ठीक है, कि जो अर्लीस्ट सिटी है वो गंगा वैली से शुरू होती है, लेकिन ऐसा नहीं था। सो ही वॉज अनअवेयर ऑफ दिस, तो उन्होंने गलत प्लेस किया इन फाइंड्स को। ही कुडंट सक्सेसफुली प्लेस देम इन द राइट ऑर्डर, इन द राइट एज ऑफ हिस्ट्री। क्लियर है? बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। अब हमारे पास आते हैं जॉन मार्शल। ठीक है, तो पहले अलेक्जेंडर कनिंघम पढ़ा, अब जॉन मार्शल। ठीक है, चलो, तो जॉन मार्शल एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई मार्क्ड अ मेजर चेंज इन द इंडियन आर्कियोलॉजी। तो भाई जब जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल बने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तब बहुत बड़ी एक डिस्कवरी हुई। ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया। तो इनका जो प्रोफेशन था वही आर्कियोलॉजी था, तो ही वॉज द फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट टू वर्क इन इंडिया। 1924 में इट वाज जॉन मार्शल, जॉन मार्शल थे जिन्होंने अनाउंस किया, जिन्होंने डिस्कवर किया कि भाई एक न्यू सिविलाइजेशन है नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। गंगा वैली से शुरू नहीं हो रही हिस्ट्री, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। कब? 1924 में ये उन्होंने अनाउंस किया। किसने? जॉन मार्शल ने। क्लियर? चलो, अब यहाँ पे हमारे पास एक और कैरेक्टर है एस.एन. रॉय। तो एस.एन. रॉय ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखा कि भाई मार्शल लेफ्ट इंडिया 3000 ईयर्स ओल्डर देन ही फाउंड हर। तो भाई इधर एस.एन. रॉय ने क्या बताया है कि मार्शल ने 3000 साल पहले की भी डिस्कवरी कर दी। राइट, पहले बताया गंगा वैली से शुरू है, लेकिन फिर पता चला 3000 ईयर्स ओल्डर है इंडिया, तो जैसा हमने सोचा था उससे। क्लियर? बहुत अच्छे, तो ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऑथर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ही हैड एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ग्रीस एंड क्रेट टू द फील्ड। तो भाई जॉन मार्शल की बात हो रही है, उन्होंने ग्रीस में काम किया है और क्रेट में काम किया है, तो ये भी ग्रीस का एक आइलैंड है। ठीक है, मार्शल टेंडेड टू, अब देखो मार्शल का क्या स्टाइल था, एक ध्यान चीज देंगे। तो मार्शल का एक हम कह सकते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट क्या था, मार्शल क्या करते थे, वो एक्सकवेट, खुदाई जो है रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट्स में करते थे। ही इग्नोर्ड द स्ट्रैटिग्राफी ऑफ द साइट। वो ओके, तो स्ट्रैटिग्राफी क्या होती है पहले ये समझो। ये सरफेस है, ठीक है। अब आप देखेंगे जो सॉइल की सबसे ऊपर लेयर है ना, वो सबसे न्यू होगी, फ्रेश सॉइल होगा, है ना। और ये जो परतें हैं इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रैटा बोलते हैं, स्ट्रैटा, राइट, स्ट्रैटा बोलते हैं, और इसी को स्ट्रैटिग्राफी बोलते हैं, राइट। ये ऊपर जो सॉइल है वो न्यू है, फिर इसके नीचे जो है ये ओल्ड है, फिर और ओल्ड है, फिर और ओल्ड है ना। बाकी जो डिके होके चीजें हैं वो इधर आ जाती है, राइट। तो इस ऑर्डर में है। तो क्या बोला गया कि जॉन मार्शल इस पूरे को यहां बनाते हैं, ये स्ट्रैटिग्राफी इस पूरे को साथ में लेता था और ग्रुप कर देता था कि ये एक जैसा है, बट असल में ये वाला सॉइल नया है, ये पुराना है, ये और पुराना है, तो टाइम का कैसे पता चलेगा, समझे बात। सो ही यूज्ड टू इग्नोर दिस स्ट्रैटिग्राफी एंड इस पूरे को वन ग्रुप बना देता था। एंड वही व्हीलर ने क्या किया,
व्हीलर ने बोला कि स्ट्रैटिग्राफी बहुत जरूरी है क्योंकि वही हमें टाइम के बारे में बताती है कि पहले ये फाइंड्स है उसके बाद ये फाइंड्स है, राइट। तो आपको अलग से इनको लेना पड़ेगा, राइट। ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2, ये ग्रुप 3, ऐसे करके फिर कंपेयर करना पड़ेगा। स्ट्रैटिग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझे बात। तो ये है डिफरेंस, क्लियर, बहुत अच्छे। जैसे जो कॉन्टेक्स्ट है कि भाई कहाँ पे ये मिली है, राइट, वो लॉस्ट हो जाता था। अब चलते हैं R.E.M. व्हीलर पे। R.E. Mortimer Wheeler became Director General of Archaeological Survey of India in 1944, right? So he was another Director General of ASI. उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि भाई स्ट्रैटिग्राफी जरूरी है। तो जो जॉन मार्शल ने नहीं किया वो व्हीलर ने किया, स्ट्रैटिग्राफी की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया, बताया कि जरूरी है, क्लियर। तो स्ट्रैटिग्राफी ऑफ द माउंड is important rather than to dig mechanically along uniform horizontal lines, right? आपको layers देखनी होंगी, clear, instead of just digging horizontally. He brought with him military precision to the practice of archaeology, right? तो military, तो क्योंकि वो एक्स आर्मी ब्रिगेडियर थे, तो उनके साथ उनका जो मिलिट्री वी कैन से प्रिसीजन था, जिस तरीके से वो काम करते थे, वो भी आर्कियोलॉजी में लाए। तो भाई न्यू टेक्निक्स इन हड़प्पन आर्कियोलॉजी क्या है? तो भाई हमने देखा कि 1980s ऑनवर्ड्स ना बहुत ज्यादा इंटरनेशनल इंटरेस्ट आने लगा हड़प्पन आर्कियोलॉजी में, राइट। तो बहुत सारे जो इंटरनेशनल वी कैन से कंट्रीज हैं, आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हड़प्पन आर्कियोलॉजी में दिलचस्पी लेने लगी। कब से? 1980s से, राइट। तो वो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जैसे कि सरफेस एक्सप्लोरेशन, जहां से वो ट्रेसेस यानी कि कुछ रिमेन्स क्ले के, स्टोन के, मेटल के, प्लांट और एनिमल रिमेन्स के ढूंढ पाई है, एज वेल एज माइन्यूटली, बारीक तरीके से वो एनालाइज करती है हर एक रिसोर्स को, जो भी एविडेंस है चाहे छोटे से छोटा हो, बारीकी से उसको एनालाइज करते हैं। चलिए, तो अब हमारा एक टॉपिक आता है क्लासिफाइंग फाइंड्स का, कि भाई जब आर्कियोलॉजिस्ट्स को फाइंड्स मिलते हैं तो वो कैसे उनके बारे में पता लगाते हैं। तो वो क्लासिफाई करते हैं फाइंड्स को, राइट। जो भी अगर आर्टिफैक्ट मिला है तो उसको क्लासिफाई करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले मटेरियल, वो किस मटेरियल से बना है, राइट। वो स्टोन मटेरियल से बना है, क्ले से बना है, मेटल से बना है, ठीक है, उसका मटेरियल देखते हैं, मटेरियल क्लासिफाई करते हैं। दूसरी चीज फंक्शन ढूंढते हैं उसका, ठीक है। अब क्या वो एक टूल है, क्या वो एक ऑर्नामेंट है, या फिर दोनों है, ठीक है। और इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है प्रेजेंट डे से कंपेयर करते हैं। अगर कोई पॉट मिला तो हमें पता है ये पॉट है, क्योंकि हम आज के दिन इसको फॉर एग्जाम्पल मटके की तरह यूज करते हैं या फिर क्ले के थ्रू बनाते हैं, तो प्रेजेंट डे से कनेक्ट करेंगे पास्ट को। ये पहला तरीका है फंक्शन फाइंड आउट करने का। एंड दूसरा तरीका क्या है? कॉन्टेक्स्ट, कि वो कहाँ पे मिला है, कैसी जगह पे मिला है, राइट। किसी घर में मिला है, ड्रेन में मिला है, राइट, उसके हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है इनडायरेक्ट एविडेंस का। इनडायरेक्टली हमें रिलेट करनी पड़ेंगी चीजें एज आर्कियोलॉजिस्ट। एग्जाम्पल है कि भाई कॉटन के फाइंड्स मिले हैं, पर ये कंफर्म कैसे होगा कि कॉटन के कपड़े होते थे या कॉटन कैसे यूज होता था? स्कल्पचर को देख के कि कैसे कपड़े पहने भी है या नहीं, राइट। तो इनडायरेक्ट एविडेंस से ज्वाइन करते हैं हिस्टोरियन सारे डॉट को, राइट। अब वो क्या करते हैं? वो फिर फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस बनाते हैं, रेफरेंस में रखते हैं, राइट। उन्हें पता है कि साथ में हड़प्पन सिविलाइजेशन के 3 और सिविलाइजेशन थी, तो वो आपस में चीजों को कंपेयर करेंगे समझने के लिए डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स को, और एक कल्चरल सीक्वेंस में प्लेस करेंगे सबको कि पहले ये मिला, फिर इसके बाद ये मिला, और फिर उसको कनेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफाइंग फाइंड्स। अब चलते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, विच इज एविडेंसेस ऑफ रिलीजियस बिलीव्स, कि भाई रिलीजन के क्या सिग्निफिकेंस थी, क्या लोग मानते थे, नहीं मानते थे, उसके क्या सबूत हैं हमारे पास। तो भाई मदर गॉडेसेस यानी कि देवियों के जो टेराकोटा से बने फिगर्स हैं, राइट। जैसे आप ये देख सकते हैं, सो टेराकोटा फिगरिंग्स ऑफ विमेन हेवीली ज्यूल्ड, उन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई है भारी भारी, और हेड ड्रेसेस, क्राउन सा पहना हुआ है, राइट। ये हमें मिला है, तो दिस इज एविडेंस नंबर 1, ठीक है। दूसरी चीज, रेयर स्टोन स्टैचुअरी ऑफ मेन लाइक प्रीस्ट किंग। भाई प्रीस्ट किंग का भी हमने स्टैचू देखा
है ना। तो वो स्टोन से बना था वो स्टैचू, जो कि स्टैंडर्डाइज सेम पोस्चर में था और सीटेड विद वन हैंड ऑन द नी, राइट। तो ये दूसरा एविडेंस है, बिकॉज व्हेनेवर वी बिलीव इन अ रिलीजियस सुपर पावर, हम उन्हें थोड़ा सा ह्यूमन फॉर्म देने की कोशिश करते हैं सो दैट वी कैन कनेक्ट विद देम। द ग्रेट बाथ को रिचुअल बाथ माना गया है, तो भाई हो सकता है रिलीजन से रिलेटेड हो। फोर्थ चीज क्या है, द फायर अल्टर्स फाउंड एट कालीबंगन एंड लोथल। तो अपनी टेबल में लिख लो भाई, फायर अल्टर्स कहाँ पे मिले हैं, कालीबंगन और लोथल में। फायर अल्टर्स क्या होते हैं, आपके हवन कुंड, ठीक है, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, रिचुअल सीन्स हमें सील्स में देखने को मिले हैं। सील्स में कई बार हमने रिचुअल्स देखे हैं, जो फिगरीन्स हैं, जो मोटिव्स हैं। यूनिकॉर्न, द वन हॉर्न्ड एनिमल डिपिक्टेड ऑन सील्स। सील्स पे हमने यूनिकॉर्न, एक हॉर्न वाला एनिमल देखा है, राइट। हो सकता है इसकी भी कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस हो। फिर हमने प्लांट मोटिव्स, प्लांट सिंबल्स देखे हैं सील पे, तो ये दर्शाता है कि नेचर को पूजा जाता था, नेचर की वर्शिप होती थी। सेवेंथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोटो शिवा या फिर पशुपति, एक ऐसी फिगर है सील में जो कि क्रॉस लेग्ड बैठी है इन अ योगिक पोस्चर सराउंडेड बाय एनिमल्स, तो उसको प्रोटो शिवा या फिर पशुपति माना गया है। एंड फाइनली कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स, लिंगा वर्शिप। कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स आप देखते हैं ना, शिवलिंग, ठीक है, तो कॉनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट्स को लिंगा वर्शिप से रेफर किया गया है कि प्रोबेबली शिवलिंग की तरह वो पूजते थे, जिसे लिंगा बोलते हैं। क्लियर, बहुत अच्छे। आई होप सभी को पूरा चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ में आया है। मैंने बहुत कोशिश करी है कि एक एक शब्द को सिंप्लीफाई करके समझाऊं, कुछ भी मिस ना हो। अब जैसा मैंने बताया था, ये प्री एनसीईआरटी सीरीज है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी देख रहे हैं तो भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपको आ गई होगी, राइट। अगर पहले ये वीडियो देखिए तो एनसीईआरटी को अब पढ़ो, चाहे पहले भी पढ़ चुके हो एनसीईआरटी को, अब अच्छे से पढ़ो। ये वीडियो को देखने के बाद आपको एक एक चीज मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगी। अगर मदद हुई है तो कॉमेंट्स में फटाफट से अपना फीडबैक दे दो, ताकि मैं और वीडियोस और भी ज्यादा जल्दी लाती रहूं। एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यार सब कुछ फ्री है और सब्सक्राइब करना भी फ्री है, राइट। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट लाती रहूं, राइट। So guys, that is it for our today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning, and I'll see you in the next video.